पाकिस्तान को नो कर दिया, पाकिस्तान को फारिग कर दिया IMF ने। बकौल IMF के आप 4 या 5 रुपया फी महीना प्राइस को इंक्रीज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ है हमारी को एंकर अलीना इलियास, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर, मारूफ सफ़कारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली साहब और सलमान आबिद साहब लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ख़बरें बहुत हैं इस वक्त। इस्लामाबाद में हर तरफ एक र्यूमर फैक्ट्री भी चल रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं और जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उनके ख़िलाफ़ ये सारा महाज बना, लेकिन एक नहायत अफसोस के साथ मैं ये बात कहूँगा कि नेशनल मीडिया वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं उनका ज़िक्र भी नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको बताऊँ, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो अमेरिका के ज़ेर असर है, पाकिस्तान से गुफ्तगू का उनका जो मामला था उसको उन्होंने टॉक्स को मुकम्मल तौर पे सस्पेंड कर दिया। मुकम्मल तौर पे IMF ने पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और यही वो बात है जो वज़ीर-ए-आज़म बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं कहूँ एब्सोल्युटली नॉट, और अगर यूरोपियन यूनियन से कहूँ कि क्यों तुमने इंडिया के साथ उनको ऐसी बात क्यों नहीं की, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन और कार्रवाई होगी। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इंडिया के IMF ने पाकिस्तान के साथ जो गुफ्तगू है, जो हमारा उनका लोन प्रोग्राम है, उस पर टॉक सस्पेंड कर दी हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को नो कर दिया, पाकिस्तान को फारिग कर दिया IMF ने। और जाहिर है अमेरिका इसके पीछे है और वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त पाकिस्तान के इमरान खान है, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम की। IMF ये नहीं मानता, IMF ये नहीं चाहता, वो कहता है मारो, टीके लगाओ इनको महंगाई के, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं होंगे। तो एक और मीडिया टोटली ब्लैकआउट। दूसरी जो हमें ज़राए बता रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस में इस वक्त अपोजिशन ने हर तरफ से यलगार की हुई है। वो सारी कुव्वतें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अनसीट करना चाहती हैं, उनको निकालना चाहती हैं, वो उन्होंने यलगार की हुई है। और हमें ये इतलात मिल रही हैं कि जो इस वक्त बिहाइंड द सीन गुफ्तगू हो रही है, फॉरेन फंड, ये जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस है, इसके हवाले से कोई भी फैसला आ सकता है, कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग फैसला आ सकता है कि जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस वक्त जो अहलियत है, इस वक्त वो जो वज़ीर-ए-आज़म है, उस पर कोई फ़र्क पड़ सके। मैं विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ, ये इतलात मिल रही हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में कोई एक ऐसा फ़ैसला जो भूचाल ले आए, पाकिस्तान में सियासी भूचाल ले आए, कोई इस तरह का फ़ैसला किया जा सकता है और ये फ़ैसला हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है और अपोजिशन के जो हमारे ज़राए हैं वो इस हवाले से बहुत पुरुमीद हैं कि फ़ैसला कोई इस तरह का आएगा। कोर कमांडर का आज इजलास हुआ जिसमें 23 मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से ख़िताब करके बहुत ही मुदल्लल और एक बड़ी तफसील से सारी चीज़ वो की। परवेज़ इलाही साहब ने एक टेलीविज़न को से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहादी जो हैं वो 100% अपोजिशन की तरफ माइल हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़ुद इसमें आना चाहिए। बिल्कुल जैसे गेम होती है और जिसके हाथ में पत्ते होते हैं वो बिल्कुल नहीं पता लगने देता कि ये कौन से उसके पास पत्ते हैं। बड़े एक स्ट्रॉन्ग फेस के साथ परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि इत्तेहादी 100% अपोजिशन की तरफ माइल हैं। तो क्या ये वही पॉलिटिकल पोकर गेम है या वाक़तन कोई फ़ैसला हो गया? ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हिलाली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिलाली साहब, ये IMF ने टॉक सस्पेंड कर दी हैं और बिल्कुल पाकिस्तान को यानी अब अमेरिका की तरफ से जो हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब के स्टैंस के बाद जो होना था,
अब वो अनफोल्ड होना शुरू हो गया है जनाब हिलाली साहब। बिल्कुल, आईएमएफ ने टॉक सस्पेंड कर दिया है। आपको कोई और पैसा उनको मिलेगा नहीं, आप उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 बिलियन जो मार्च में मिलना था वो नहीं मिलेगा, एक और $1 बिलियन जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा, सितंबर में तीसरा जो बिलियन मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, कोई और ट्रांच नहीं मिलेगी। और जब आप सितंबर में बैठ के उनसे बात करेंगे तो फ्रेश निगोशिएशन शुरू होंगे। ये है उनका कहना। अब 3 दिन से मैं ये कह रहा हूँ, मगर पता नहीं ये हमारे मीडिया को पता नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बताता ही नहीं है। कम से कम एक दिन आ जाता अगर गलत है, मगर ये गलत नहीं है। अब 3 बिलियन जो आपको नहीं मिलेगा, याद रखें कि 3 बिलियन जो सऊदियों ने आपको दिया था समी साहब, उस शर्त पे दिया था कि वो 3 बिलियन आईएमएफ प्रोग्राम के तहत होगा। क्या अगर वो आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है तो क्या उसको भी वापस करना पड़ेगा? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। और आपने ठीक कहा आपके इंट्रो में, ये इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जो आपने कहा था आप नहीं करेंगे। आप एक और एमनेस्टी दिया है साल के तौर पे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पैसे किधर से आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन और पुरानी इंडस्ट्री को शुरू करने का। आपने कहा है कि ले आओ पैसे, हम पूछेंगे नहीं, और उन इंडस्ट्रीज जो सिक यूनिट्स हैं ये वो उनको आगे ले जाओ। आपने ये भी वादा किया था कि 5 से 6 स्लैब्स जो इनकम टैक्स में हैं वो 2 हो जाएंगे, वो भी आपने नहीं किया, ऑल्दो इट विल सिंप्लीफाई कलेक्शन। तो और पेट्रोलियम, आपने तो वादा किया था बकौल आईएमएफ के आप 4 या 5 रुपया फी महीना प्राइस को इंक्रीज करेंगे, मगर आपने जाके 10 रुपया कम कर दिया। तो देखिए, और बिजली भी समेत। तो ये सब मामले हैं जिसलिए आपका प्रोग्राम, जैसे आपने दुरुस्त किया था और मेरे इंफॉर्मेशन के तहत, सस्पेंड हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात जो है, ये खबरें इस्लामाबाद में ये चल रही हैं कि बड़ा कोई सरप्राइजिंग एक आ सकता है फैसला फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। दैट कैन बी एनीथिंग। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि दैट कैन बी एनीथिंग। It will not only be anything, it will वो उनका ये है, उनका क्या कहते हैं, टारगेट ये है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करें और को भी कहें डिस्क्वालीफाई करें ऑन द ग्राउंड्स दैट उन्होंने पैसे लिए हैं मुख्तलिफ लोगों से जो फॉरेनर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज से जो फॉरेन कंपनीज हैं, ऑन दैट ग्राउंड। मगर ये बात जो है, जब मैंने रेफ़र किया था लीगल टीम को, उनका कहना ये है कि ये इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई करें, मगर वो फाइन कर सकता है और पार्टी के जो ट्रेजरी है उसको जब्त कर सकता है अगर ऐसी चीज़ हो। मगर मेरे ख्याल में जिस किस्म की एडवर्सरी रिलेशनशिप है CEC से और गवर्नमेंट के दरमियान, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही किया, कुछ भी हो सकता है और देखना चाहिए कि लीगली क्या डिस्क्वालीफाई वो कर सकते हैं। और अगर ये होगा तो 17 तारीख पे हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग फॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर का, वो 17 तारीख को होगा। सलमान आबिद साहब, आपने ये जो बात गुफ्तगू सुनी जो हम कर रहे हैं, एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है, यलगार है हर तरफ से, और वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर अमेरिका, यूरोप, इंडिया सब उनको निकालना चाहता है, इसलिए कि वो इस वक्त पाकिस्तान को एक आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी देना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी से निकलने का बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए कि उन्होंने आलमी मंडी में बेशक तेल की कीमत बढ़ रही है लेकिन अपने लोगों को रिलीफ दिया है,
और ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो जो सारी साजिश है वो पक के तैयार हो चुकी है और मुख्तलिफ अतराफ से वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एडवांसमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। आप क्या कहेंगे सलमान आबिद, इसका क्या नतीजा निकलेगा? हाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल रिएक्ट? जी समीर इब्राहिम साहब, बात बड़ी सादी सी है कि जो पाकिस्तान इस वक्त स्टांस लेके बैठा हुआ है फॉरेन पॉलिसी में और बिलखसूस रीजनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, अब उसकी कोई प्राइस तो है जो पाकिस्तान को पे करनी है। और वजीर आजम ने जितने बोल्ड स्टांस से अपने मौक़िफ़ को दोहराया है और चाइना को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा, रशिया का दौरा किया, यूरोपियन यूनियन के बारे में जो गुफ्तगू की, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया और बार बार वॉर ऑन टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के किरदार पर शदीद तनकीद की, तो उसका एक रिफ्लेक्शन तो हमें नजर आ रहा है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहती है। अब उसके दबाव डालने के कई तरीके हैं, FATF भी उसके दबाव डालने का तरीका है, आपकी IMF की जो कंडीशंस है वो भी दबाव डालने की कोशिशें हैं, और इसी तरीके से सफारती और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में आप पे प्रेशर बिल्ड किया जाए और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिविजिटिंग कर रहा है वो ना की जाए। यही वजह है कि कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसीज जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ खास तौर पे डेवलप हो रही हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान एक मजबूत किरदार के आदमी है जो खास तौर पे बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर वो कुछ करना चाहते हैं जो इस वक्त मगरिब या अमेरिका बिलखसूस नहीं चाहता। तो फिर एक प्रेशर जो है वो अपोजिशन जमातों के गुब्बारे में जो हवा भरी गई है उसमें एक फैक्टर बैनुल-अक़वामी सियासत का भी है। नहीं सलमान आबिद साहब, ये बात ये तो हम मेरा सवाल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम ये बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्शन क्या होगा इस वक्त? लोग जो हैं जलसों में तो आए हैं और डी चौक पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि आएँ, तो ये दूसरी तरफ अपोजिशन भी कह रही है कि हम वहाँ पर आएंगे, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, रिएक्शन तो लोगों ने दिया है। इमरान खान के जलसों में आके जितनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि इमरान खान ने एक बड़ा बोल्ड स्टांस लिया है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्टांस लिया है, ट्रेडिशनल स्टांस से हट के एक जिसे कहते हैं एक नए पैमाने के अंदर चीज़ों को देखने की कोशिश की है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त आलमी ताकतों के लिए कि जो पेट में मरोड़ उठ रहा है वो तो अपोजिशन के अंदर उठ रहा है। अपोजिशन कह रही है कि यूरोपियन यूनियन को क्यों आपने ऐसा कहा, अमेरिका के साथ आपने ऐसा क्यों किया, आलमी सियासत में आपने हमें तनहा कर दिया। तो लोगों को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बोल्ड स्टांस के साथ जा रहा है और इसका अमली नतीजा जो देखिए मैं आपको बताऊं, खास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये डिबेट उठी है और मैंने पिछले 15-20 दिन में लाहौर में मुख्तलिफ इल्मी और फिक्री हलकों में ये बहस सुनी है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा है, और कल कह दिया इमरान खान ने, वहां हफ्जाबाद में भी कहा है, आज भी कहा है कि मैं ना तो एंटी अमेरिका हूं, ना मैं एंटी ब्रिटिश हूं, ना मैं एंटी ये सलमान आबिद मैं आपने जो बात की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। वो जो गुफ्तगू उन्होंने कही है कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म की बात है ये तो एक ऑलिव ब्रांच है, बड़ा एक रैशनली, वो किसी के मुखालिफ नहीं है, वो तो इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा और बड़ा ज़रूरी था वो ये बात कहें, इसलिए कि ऐसा लगता था कि वो हाथ धो के अमेरिका के पीछे लगें, वो तो गलत है जो उन्होंने कहा। इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। मगर आप एक मिनट के लिए हैरान ना हो समीर साहब कि ऐसा मौका पाकिस्तानियों के दुश्मन को मिला है जो इस वक्त ये मौका ये फिर नहीं आएगा। मेजर प्रोविंशियल पार्टीज इनके खिलाफ हैं, एक मूवमेंट उन्होंने कहा है इनके खिलाफ वो शुरू कर रहे हैं, और कुछ इदारे भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, हमने अभी जिक्र किया था, कुछ इदारे भी जो हैं जिनके सरबरा इनके खिलाफ हैं, और अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ भी फैसला आ सकता है। तो ये मौका है पाकिस्तानियों के दुश्मनों के लिए कि एक आदमी जो एक नेशनल लीडर है
को अंडरमाइन करें, और जो इससे पहले हमारे टेस्टेड गुलाम्स जो थे, उनके पिट्ठू जो थे, जो वो बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं, वो आए तो बिल्कुल ये कोशिश होगी। और मैं आपको बताता हूँ, फाटेफ को एक मिनट के लिए सोचे, 3 इंडियन आर्मी मेजर्स यूरेनियम बेच रहे हैं बाजारों में, और यूरेनियम बेच रहे हैं, और फाटेफ ने कोई नोटिस ही नहीं दी है। बिल्कुल क्या हो रहा है भाई? दिस इज क्लियर मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के, इन परस्यूट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त हमारे लिए, और हमें बड़ा एहतियात करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो मुख्तलिफ पिछले 2 कोई मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस उनकी स्पीचेस की आ रही हैं, तो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से आज उन्होंने खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया कि वो कितना वैल्यू देते हैं, और ये कहा कि ये जो मुल्क है ये इसलिए कायम है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बेस्ट आर्मी है, और पूरी तरह मुल्क को उसने इंटैक्ट रखा हुआ है। हिलाली साहब बड़ा खुलकर उन्होंने ये जो पिछले 2-4 दिनों से जो एक मीडिया पर प्रोपेगेंडा उनके हवाले से किया जा रहा है, बहुत खुलकर पोजीशन वाजे की है वज़ीर आज़म ने। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया है, और बड़ा ज़रूरी था ये करने। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो इत्तेफाकन मुझे पता चला है कि ये जो डीजल का इतना शोर मचा था कि ये क्यों ये जाके आर्मी चीफ की बात नहीं माना दीर में, और उन्होंने डीजल कहने लगे, वो बात शुरू ऐसे हुई थी, ये कोई सीरियस एडवाइस नहीं था। ये बात शुरू इस तरीके से हुई थी कि जब वो कॉकपिट पे बैठे हुए थे, और कॉकपिट पे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी साथ खड़े हुए थे, तो सुना है प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि इधर से वो जो डीजल प्लेन का किधर से अंदर जाता है, तो द वर्ड डीजल उधर से शुरू हुई बात, वो बाद में वो किधर गई और ये वो सब हमें पता है, मगर दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ये ऐसा नहीं था कि उनको एक ब्रीफिंग दी थी और कहा गया था सीरियसली कि लफ्ज़ डीजल मत इस्तेमाल करो। तो हिलाली साहब, आपका मतलब ये है कि वो बिल देखना चाह रहे थे, वो सुराख देखना चाह रहे थे जिसमें से डीजल आता जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, लगता तो ऐसा ही है। जिसने मुझे कहा अमूमन बहुत अच्छा है, उनका इंफॉर्मेशन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म ने पोजीशन के हवाले से कि किस तरीके से वो इंडियन हुक्मरानों के आगे लेट जाते थे, बावजूद इसके कि मोदी जो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह थे जनरल राहिल शरीफ, उनके बारे में गुफ्तगू करते थे, और वज़ीर-ए-आज़म का इस सारे हवाले से क्या स्टैंस है, बड़ा खुल के हिलाली साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात कही, बहुत सारा जो इबाहम था उसको दूर किया, जो ये एक प्रोपेगेंडा बिल्ड किया जा रहा था उनके हवाले से। एब्सोल्युटली, ये तो मेरे ख्याल में हम लोग जो फॉरेन अफेयर्स में काम किया है, और ख़ास तौर को ऐसे ओहदे पे जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलता है, एक मिनट के लिए आप ना समझें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लीडर्स के साथ बिल्कुल उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। अमूमन वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये है कि वो एक से कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हालांकि आपका पॉलिसी ठीक है, हालांकि आपका प्रपोजल बुरा नहीं है, मैं इस वक्त नहीं एक्सेप्ट कर सकता इसलिए कि पब्लिक प्रेशर है। मगर इस तरीके का कहना कि भाई फ़ौज है, अगर फ़ौज नहीं होती तो हम सब एक हो जाते और सब ख़त्म हो, ये सब दुश्मनी ख़त्म होता, ये जो स्टांस है, ये सिर्फ 1-2 लीडर्स हैं पाकिस्तानी जो ये स्टांस अडॉप्ट करते हैं वीज़ावी इंडियन लीडर्स, और जिस रास्ते पे वो निकलते हैं वो डेंजरस है। मुझे ब्रेक लेनी है हिलाली, और बहुत कुछ है। आज बड़ी एक्टिविटी है और एक तरह से र्यूमर फैक्ट्री भी चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने और भी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, वो क्या थी, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ ही रही।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी इस वक्त सूरत हाल बड़ी इस वक्त दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है और अपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल एक स्टैंड ऑफ है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि वो कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की हम आज ओवरसीज़ जो कन्वेंशन था पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया उसके कुछ हिस्से मैंने आपको सुनवाए, लेकिन एक जो बात आज उन्होंने मज़ीद कही, एक वजाहत दी उन्होंने कि मौलाना फजलुर रहमान को जो जलसों में इनके डीज़ल के नारे लगाए जाते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नाम हमने नहीं रखा, ये नाम तहरीक इंसाफ ने नहीं रखा। इमरान खान ने बड़ी वजाहत की, उन्होंने कहा कि ये एक रंगबाज, हम सबको पता है कि वो ख्वाजा आसिफ का जिक्र कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ को उनके कई दोस्त भी मजाक में रंगबाज कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड इस्तेमाल किया था और उसके बाद फिर ये नाम पड़ गया। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े इस मामले में वो मशहूर हैं कि बड़ी फप्ती भी कसते हैं और गुफ्तगू एक्सटेम्परी बड़े ज़बरदस्त वो बात करते हैं। तो ये उन्होंने एक जो बात कही उस वक्त वो फिर बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान के नाम से ये उसको मंसूब कर लिया गया। अब इमरान खान जिस जलसे में भी जाते हैं, इमरान खान स्टेज पर आते हैं तो वहाँ पर लोग, मैं अभी हाफिज़ाबाद के जलसे में ख़ुद मौजूद था, मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों ने तो डीज़ल 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 जिस तरीके से उन्होंने चीखो पुकार की। लेकिन हमने ये देखा है कि वज़ीर आज़म थोड़ा रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, ज़्यादा बात वो इस हवाले से नहीं कर रहे। अब एक और बात आज जो वज़ीर आज़म साहब ने कही इस जलसे में, वो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ट्रिब्यूट पेश किया और उन्होंने कहा कि वो इसलिए लोग उनको याद रखते हैं कि वो एक ज़िंदा और एक बड़े बहादुर शख्स थे और ग़ुलामाना जहनीत उनकी नहीं थी। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। हालांकि उनकी जमात के बहुत सारे लोग, मुझे याद है अभी शहबाज गिल साहब ने 1-2 दिन पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भुट्टो साहब के हवाले से बड़े ऐसी गुफ्तगू की जो अगर वो ना करते तो अच्छा था। लेकिन आज बिल्कुल उन्हें बड़े एक खुले दिल से उन्होंने भुट्टो साहब की खिदमात का इतराफ़ किया और कहा कि वो एक बहादुर शख्स थे और आज़ाद ज़हन रखते थे। तो अपने और उनके बीच में थोड़ा पैरेलल भी ड्रा कर रहे होंगे। ही शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। व्हाट डू यू से हिलाली साहब? बड़ा अच्छा कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया है उनके अल्फाज से। बिल्कुल जो नेज पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, वही नेज पे भुट्टो और पाकिस्तान खड़े हुए थे जब भुट्टो ने ओपनली अमेरिका को चैलेंज किया था और कहा था कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेंगे और हम अपना प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेंगे। खैर, उसने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे, मगर उसने कहा हम अपना प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेंगे जैसे आप लोग डिमांड करते हैं। बेसिकली यही कहा कि हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं और ना रहेंगे। और देखिए, भुट्टो भी था, भुट्टो एक नेशनल लीडर था। ये भी एक बड़ी अच्छी बात की उसने, या उसने नहीं की, उसके जो आज जो वो फैसल जावेद था शायद वो कहा ही इज़ अ नेशनल लीडर। दूसरे जो हैं प्रोविंशियल लीडर्स हैं, सिंध में और पंजाब में, दूसरी जगह उनकी क्या सपोर्ट है, हार्डली वर्थ मेंशनिंग। दूसरी जो उन्होंने बात की थी जो मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त था कि ये वाहिद एक आदमी है ये पीपीपी, नून और पीटीआई में जिसका वाकई कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है और जिधर तक हमें पता है कोई इसका बैंक अकाउंट भी बाहर नहीं है। तो ये भी एक प्लस क्वालिटी है पाकिस्तान में, इसलिए कि वो सही कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर, जब आपका फॉरेन अकाउंट होता है तो फिर आपको फिक्र होता है। जैसे रशियन ओलिगार्क्स के पैसे आउट ऑफ द ब्लू जाके एक वाक़या हुआ यूक्रेन में और वो सब फ्रीज हो गए। वो इसलिए फ्रीज हो गए कि वो सब ओलिगार्क्स के पैसे अमूमन चोरी के पैसे होते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो फाटफ ने उनको क्यों नहीं पकड़ा भाई? आपने उनके पैसे सीज कर दिए हैं इसलिए कि वो गलत तरीके से बनाए हैं, और फाटफ ने उनको क्यों नहीं पकड़ा उस वक्त? तो ये जो मैं समझता हूँ कि इनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं बिल्कुल हैं, और एक पार्टी वो एम्फसाइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को।
अच्छा हिलाली साहब, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी, उसका फिर इलामिया भी आया जिसमें जो ख़ास तौर पर भारत के जो वो मिज़ाइल का वाक़या हुआ है उस पर बहुत बड़ा कंसर्न और ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये एक बड़ा ख़तरा इससे लाक है जो भारत की ये टेक्नोलॉजी और एक्सक्यूज़ मी जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। इंडिया ने अपना जो अमेरिका और चाइना ने दोनों ने कहा पाकिस्तान से कि यानी ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को डायरेक्ट मुज़ाकरात करने चाहिए तमाम इश्यूज़ पर। और हमने पहले जो गुफ्तगू सुनवाई उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आखिर में ये कहा कि अगर वो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस कर लें तो हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया जो उनके फ़ॉरेन ऑफिस ने बात कही। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये जो आज बात कही गई है तो बेसिक आप क्या इस पर कॉमेंट करेंगे इस सारी सूरत हाल पर? क्या बात की गई थी कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? भारत की तरफ से ये जो मिसाइल आया और जिसको पाकिस्तान ने गिराया मियां चन्नू के नज़दीक, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, दुनिया इसका नोटिस ले और ये इससे दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, ये किसी भी वक्त कुछ एक्सीडेंटल वॉर भी हो सकती है। पहले तो बात यह है समी साहब कि अमेरिका ने हिंदुस्तान का वर्जन को सपोर्ट किया है। बेशक वो कहते हैं कि हर डिफरेंसेस हम इंडिया के साथ बात करें, मगर वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये मिसाइल जो फायर हुआ है ये एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट ऐसे हो नहीं सकता। ये मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स, ये मिसाइल का स्पीड और हर चीज़ और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म जो होते हैं, ये सब चीज़ें थे इस मिसाइल को रोकने के लिए। और वाकई फिर भी समझिए स्मॉल चांस के ये एक्सीडेंटल था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ फ़ौरन उन्होंने क्यों नहीं हमारे DGMO को फ़ोन करके कहा कि ये हो गई है। और ख़ुदा के लिए ये एक पैसेंजर माने सिविल एयरलाइंस के फ़्लाइट पाथ पे हुई है, खुदा के लिए जल्दी से उनको वार्न करो। और ये एक एक्सीडेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उस मिसाइल में ऐसा एक मैकेनिज्म सुना है जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए, और वो मिसाइल पे एक इंडिकेशन नहीं था कि ये हिंदुस्तान का हो। उनका मतलब शायद यही था कि अपना मकसद पूरा करके जब ये गिरेगा तो एक्सप्लोड होगा और इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान से आया। हाँ, तो ये तो अमेरिका ने बिल्कुल ये कहना कि जाओ बात करो हिंदुस्तान से। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते रहते हैं कि ये जो कश्मीर पे हुआ है ये वापस लो, ये तो एक मिनट के लिए नहीं सोचे कि मोदी इसको वापस लेगा। वो तो सोच रहा है बाकी जो हिस्सा है हमारे पास आज़ाद कश्मीर, वो कैसे ले। तो ये प्राइम मिनिस्टर को कहना है कि नहीं, अगर वो वापस ले ले ये सब बातें, वो कभी नहीं लेगा। वो ना सिर्फ वो नहीं लेगा, मेरे ख्याल में कोई इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो ये बातें जो हैं प्राइम मिनिस्टर ठीक है कह सकते हैं, मगर इससे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं अभी अगला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आने वाला है। मोदी को इलेक्शन के पहले हर वक्त कुछ ना कुछ बहाना चाहिए अपना हिंदू बेस को एजिटेट करने के उनको उठाने के लिए और अपने लिए वोट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया हिलाली साहब ने कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बिल्कुल एक डिस्ट्रक्शन के लिए भेजा गया था और उसके ऊपर कोई निशान नहीं था जिससे ये पता चल सके अगर ये तबाह हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता कि ये भारत की तरफ से आया। और एक फिर मकाराना चाल, वही एक दुश्मनी वाली चाल। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो भारत की दोस्ती में मरे जा रहे हैं ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और अभी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और इंतहाई ये अफसोसनाक है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तशवीश का इजहार किया गया भारत की तरफ से जो मिसाइल, एक तरह से मिसाइल हमला हुआ, और हुकूमत ने भी इस पर कड़ी तनकीद की और इस पर तशवीश का इजहार किया। लेकिन अफसोस कि अपोजिशन के रहनुमा रोज़ाना 5-5, 6-6 दफ़ा मिलते हैं, खाबे भी सारे खाते हैं, बहुत सारे खाबे। अभी तक किसी अपोजिशन पार्टी ने इस मिसाइल हमले पर किसी तरह से भी
कोई तनकीद नहीं की, इस पर कोई तशवीश का इजहार नहीं किया, भारत को ये नहीं कहा कि यह आपने क्यों किया। और डेली 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा उनकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन किसी इजलास में कुछ नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। बल्कि और फिर इसके साथ IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जब बंद किए तो उस पर भी IMF के हवाले से किसी ने कुछ नहीं कहा। बल्कि हम अपोजिशन के जो फूल झड़ रहे थे उनके मुंह से वो यही थे कि इमरान खान ने IMF के बारे में जो प्रोग्राम था उसकी वजह से ये जो चीज़ों में कमी हुई है कीमतों में, ये क्यों की, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्यों बयान दिया। और हमजा शहबाज ने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क है, उसके खिलाफ भी इमरान खान ने बयान दे दिया। एक बड़ी अजीब सी कैफियत है। ऐसा लगता है कि ये जो सियासतदान हैं, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये इक़्तिदार के लिए वाशिंगटन की तरफ देख रही हैं, लंदन की तरफ देख रही हैं, और बावजूद इसके कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। किसी को अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं दी कि वो जो एक फ़्लाइट पैथ, जो सिविलियन फ़्लाइट पैथ था, उसके बीच में वो आया। खुदा ना खास्ता अगर वो मिसाइल किसी जहाज़ को हिट करता सिविलियन को तो कितनी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होती। बहुत ही अफसोसनाक। सलमान आबिद साहब, मैं आपके सब्र को दाद देता हूँ, बड़ी देर से आप हमारे साथ हैं, कुछ इस पर कमेंट फरमाइएगा। देखिए समी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और इलाकाई सियासत में या आलमी सियासत में जिन उलझनों का शिकार है, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो लीडरशिप है और बिलखसूस अपोजिशन जमातें जो हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को, हम अपने स्टेट इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करके अपनी लोकल पॉलिटिक्स में जो पर्सनल बेस्ड इंटरेस्ट है, पार्टी बेस्ड इंटरेस्ट है, उसमें फंस के रह गए हैं। और लगता यह है कि हमारा एजेंडा जो है उन तमाम बड़े चैलेंजेस को डील करना नहीं है, बल्कि हमने इमरान खान दुश्मनी का एजेंडा इख्तियार कर लिया है कि किसी तरीके से इमरान खान को बाहर निकाल दें ताकि हमारा मसला हल हो। यही प्रॉब्लम है। जब आप एक नैरो पर्सपेक्टिव में जाके चीज़ों को देखते हैं तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव की पॉलिटिक्स जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाती है, चाहे वो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हो और चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो। और ये याद रखिए समी साहब, ये जो बाहर की कुव्वतें होती हैं, ये आपके दाखिली मसाइल जो हैं उनका फ़ायदा उठाकर अपना एजेंडा मुसन्नत करती हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करके अपने ज़ाती इंटरेस्ट की बुनियाद पे उनसे कुछ लो और कुछ दो की बात करते हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है जब लाहौर आए नवाज शरीफ साहब के घर में, तो बहुत से ताकतवर तबकों को पाकिस्तान में नज़रअंदाज किया गया, उनको बताया नहीं गया। यानी एक भारत का वजीर आजम का पाकिस्तान आना और यहाँ जो हुकूमत के अपने मुशीर थे, सरताज अजीज थे, तारिक फातमी थे, उन लोगों को नहीं पता था कि जी नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बदकिस्मती है कि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को भूल कर और जो स्टेट सिक्योरिटीज के इशूज हैं उनको नजरअंदाज करके एक बड़ी नैरो किस्म की और पॉलिटिक्स कर रही है जिसका इस मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा हिलाली साहब, आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुबह जो है वो लम्स में भी एक तकरीब से खिताब किया और जिसमें उन्होंने और भी बहुत सारी कही, लेकिन मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि गलत इत्तलात और प्रोसेस कौमी हम आहंगी मुतासर होती है, ऐसी साजिशों की निशानदेही करके मुश्तरका रद्द-ए-अमल देना चाहिए। गालबन 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र कर रहे थे, झूठी खबरें और ये जो इदारों पर जो आजकल गुफ्तगू चल रही है कि इस तहरीक के पीछे कौन है, ये है वो है, इस तरफ इशारा हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि मुश्तरका रद्द-ए-अमल देना चाहिए। तो इधर तो जो भारत का मिसाइल हमला है उस पर भी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो मुश्तरका रद्द-ए-अमल क्या देंगे ये? हाँ, मगर जनरल साहब को कभी कभी सोचना चाहिए हमारा जो सिस्टम है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये सिस्टम जो है वो इंग्लिस्तान से आया है ना, ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम का बेसिक एक नॉर्म है, वो ये है कि द लॉयल ऑपोजिशन, आप समझ गए? लॉयल ऑपोजिशन का मतलब ये है कि वो इसलिए कि वो कभी भी गवर्नमेंट बन सकते हैं, तो वो और गवर्नमेंट एक चीज़ पे उनका इत्तेफाक है एंड दैट इज़ सॉलिड, और वो है लॉयल्टी टू द कंट्री और पेट्रियाटिज्म और कंप्लीट एग्रीमेंट के वो मुल्क फर्स्ट आना चाहिए।
हमारे वहाँ ये तो हर आदमी जो अपोजिशन में होता है वो एक एक को गद्दार कहते हैं। अब जब आप एक एक को गद्दार करते हैं एंड यू पिक्चर, ये कैसे हो सकता है कि आप उनके साथ जाके आपके नेशनल सीक्रेट शेयर करेंगे? जब आपको पता चलता है कि जिंदाल साहब और मैकेनिक्स इंडिया से आ रहे हैं और उनको वीज़ा ऑन द स्पॉट दिया जा रहा है, तो आपको क्या पता वो कौन है जो आ रहे हैं? और आपको कैसे पता हो कि वो ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके मुल्क में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं मगर ये कहते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने कह दिया बस इनको आने दो, इसलिए कि एक प्राइवेट फैक्ट्री में उनका ज़रूरत है। देखिए, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा जो सिस्टम्स हम इंपोर्ट करते हैं वो सिस्टम्स के बेसिक फंक्शनिंग मुख्तलिफ हैं टू द सिस्टम वो हम इंपोर्ट करते हैं। लॉयल ऑपोजिशन के बारे में हम कहते हैं कि मगर होता ये है कि हम समझते हैं ये एक एक को गद्दार कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, इट्स नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज डॉन लीक्स का भी जिक्र किया और मेमो गेट का भी जिक्र किया, और फिर वो लोग जो जिस तरीके से जलसों में पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के जर्नैलों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, वो अगर वो सारे के सारे अनपनिश जाएं बल्कि रिवॉर्ड में उनको आप हुकूमत दे दें, तो फिर एक आम आदमी ये सवाल करेगा कि वो किसके साथ खड़ा हो, किसकी बात को वो तस्लीम करो। क्या वो जो बातें थी वो सच थी या आज जो हो रहा है वो सच है? इससे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। राना ताहिर साहब कुछ बयान फरमाएंगे इस मामले में? समी साहब देखें, जो अभी आपने आखिर में बात की है ना, ये बात है कि ये मेमो गेट और डॉन लीक्स जो हैं इनको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। आप ये देखें कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे, आप आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और दूसरी बात समी साहब, बात सीधी है, आपने अभी बात की इंडिया के हवाले से, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हो रहे हैं यहाँ पे और किसी को ये एक मजम्मती करारदाद नहीं है इंडिया के ख़िलाफ़। ये इमरान खान की दुश्मनी में इतने आगे चले गए हैं कि ये पाकिस्तान के मफादात को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत क्या करेंगे? आप देखें, इमरान खान का समी साहब इस वक्त जो मामला है वो सीधा सीधा है, और ये आज की बात नहीं, वो 2018 में भी किसी भी लीडर से ज़्यादा मकबूल लीडर थे और आज भी वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर। और ये कहना कि जी जलसे ना करें, क्यों ना करें भाई इमरान खान जलसे, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आज से कई साल पहले गोलियाँ मारी गई थी, मासूम बेगुनाह बच्चों को, माओं को कत्ल कर दिया गया था। वो लोग अभी इंसाफ के तलबगार हैं और जो मेन एक्यूज़ड है, अगर ये सारी कहानी जैसे अपोजिशन बयान कर रही है कि वो भी साथ है, वो भी साथ है और मामला तय हो गए हैं, तो फिर वो मर्डरर, अलेज्ड मर्डरर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।